प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की दिव्य लेखनी द्वारा सृजित पाठ राष्ट्र का स्वरूप के अध्ययन कराने के लिए आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। उस दिन विगत दिनों हमने पृथ्वी के स्वरूप के निर्धारण में 3 तत्वों का उल्लेख किया था। उनमें पहला तत्व था भूमि, और उसी के अंतर्गत आज हम उसके एक अवतरण, गद्यावतरण धरती माता से लेकर के और यहां तक का अध्ययन कार्य करेंगे। और यह पैराग्राफ उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनेंगे। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टी से पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग्न विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव कर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूपमंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उसका ज्ञान भी आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो चलचल रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों में हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाटा खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। यह अंतिम गद्यावतरण है भूमि शीर्षक के अंतर्गत। इसकी व्याख्या, पृथ्वी माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं। यह सूक्ति वाक्य है। धरती के अंदर अनेक प्रकार की निधियां हैं, रत्न हैं, और रत्नों के होने के कारण ही हम पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द या एक नामकरण है क्या, वसुंधरा। वसुंधरा का माने वसु, धरा माने धारण करने वाला। वसु का मतलब रत्न और धरा मतलब धारण करने वाला, इसलिए इसके 2 पर्यायवाची शब्द इसी से मिल जाते हैं, एक वसुंधरा और दूसरा धरा। तो विद्वान लेखक की मान्यता है कि इस धरती मां के अंक में, गर्भ में अनेक बेशकीमती रत्न भरे हुए हैं, और इन रत्नों के धारण करने के कारण ही इस पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है। और पृथ्वी के इस रहस्यमय रूप को कौन देखना नहीं चाहेगा, उसका ज्ञान कौन प्राप्त करना नहीं चाहेगा, उससे कौन साक्षात्कार स्थापित नहीं करना चाहेगा, उससे कौन परिचित होना नहीं चाहेगा कि इसके अंतःकरण में, इसके गर्भ में कौन कौन से रत्न हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। ये आज से नहीं, करोड़ों वर्षों का इतिहास साक्षी है, इस बात का गवाही देता है, इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पृथ्वी ने अपने गर्भ में अनेक दुर्लभ रत्नों को संजो कर रखा है।
दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ये नदी पर्वतों से चल करके जब इस धराधाम पर भगीरथ के प्रयास से आई तो यह नदी अनेक पाषाण खंडों को पीसते हुए, सतरंगी पहाड़ खंडों को पीसते हुए धरती पर उसको लेकर के आई। और ये सतरंगी पाषाण खंड पीस करके जब यह धरती पर लाई तो उससे, उस सतरंगी परिधान से, पाषाण खंडों के इन रंग बिरंगे रंगों से पृथ्वी का मानव नदियों ने क्या किया, श्रृंगार किया, सजाया और उसके सौंदर्य में वृद्धि की। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। कह रहा है कि इस पृथ्वी पर जो भी तत्व है, चाहे पृथ्वी के गर्भ में हो चाहे इसके ऊपरी भाग में, सबकी जांच पड़ताल, सबके बारे में जानकारी रखना, ज्ञान प्राप्त करना, ये सबके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि तभी हम इस पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए पृथ्वी के हर कण कण से, एक एक जर्रे से, एक एक कण कण से हमें संबंध स्थापित रखना होगा। तभी हम पृथ्वी के अंदर, मां धरती के अंदर व्याप्त अनेक प्रकार के रत्नों के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और यह कार्य न सिर्फ हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए आवश्यक है, उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि राष्ट्र की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। और इस प्रकार की दुर्लभ रत्नों को रखने वाली हमारी पृथ्वी मां के समान है। और मां जिस प्रकार से गर्भ में हमें रख करके हमें पालन पोषण करती है और ऐसा करके उसका कर्ज हमारे ऊपर हो जाता है और इसको हम वापस नहीं कर पाते, तो हम, लेकिन एक दायित्व है कि जब हम इस धराधाम पर अवतरित हो गए तो पृथ्वी के अंदर, मां पृथ्वी के गर्भ में जो कुछ भी छुपा है उसके गुणतम रहस्यों को प्रकट करें, क्योंकि इसका एहसान बहुत है। एक कविता है, याद आ रही है, मैथिलीषण गुप्त की, चंद पंक्ति आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि भाव को स्पष्ट करने में और सुगमता हो। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रति उपकार कभी क्या हमसे होगा। औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधाधरा, तेरे नाम यथार्थ है। तो मैथिलीषण गुप्त ने भी इस पृथ्वी के लिए वसुधा और धरा शब्दों का प्रयोग किया है और कहा है कि अनेक औषधियां हमें इस धराधाम पर मिलती हैं, इसलिए इस धरा का हमारे ऊपर बहुत एहसान है। आगे, पृथ्वी की गोंद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य के धूप में चिलकते हैं, तो उन्हें जब चतुर कारीगर पलदार कटाव कर लाते हैं तब उनके घाट से नई शोभा सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। कह रहा है कि जो ये जड़ पदार्थ होते हैं, जो सौंदर्य विहीन दिखते हैं, जब यही पाषाण खंड चतुर शिल्पियों के हाथ में पड़ जाते हैं और उनके हाथों के स्पर्श मात्र से जादुई शक्ति से
जब वह कोई आकार ग्रहण कर लेते हैं तो यह निर्जीव से लगने वाले पत्थर पाषाण जब कोई मूर्ति का रूप धारण करते हैं तो लगता है कि पत्थर सजीव बन गए। यही पत्थर जब श्रृंगार की सामग्रियों के रूप में शिल्पी हमें हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो स्त्रियों के यह देह की सुंदरता की वृद्धि करके उनके सौंदर्य को बढ़ा देते हैं और वह अलंकरण का कार्य करते हैं। इन्हीं पाषाण खंडों को वह अनेक प्रकार के सुंदर सजावट श्रृंगार के साधन जब बना देते हैं और स्त्रियां उनको ग्रहण करती हैं तो उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। और यह सामान्य से दिखने वाले पत्थर क्या हो जाते हैं? अनमोल हो जाते हैं, बहुमूल्य हो जाते हैं, जिनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। देश के नर नारियों के रूप सौंदर्य में इनका अपना अद्भुत योगदान होता है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर और रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। कह रहा है कि इस पृथ्वी और आकाश के मध्यवर्ती अंतराल के बीच में अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं जिनका अध्ययन करना परम आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें इस पृथ्वी के और आकाश के अंतरिक्ष के मध्यवर्ती अंतराल में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में गुणतर जानकारी प्राप्त होगी और जिसका उपयोग हम राष्ट्र उन्नयन के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारा नीचे का खंड है, जो जल वाला, जो समुद्र वाला नीर निधि वाला भाग है, उस नीर निधि में भी अनेक प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि जो साहसी मनुष्य होता है वह समुद्र के पाताल भेदी अंतस्थल में प्रविष्ट होता है और उसके अंतःकरण में छुपे हुए मोतियों के खजाने को ढूंढ लाता है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, हर जगह बहुमूल्य तत्व भरे पड़े हैं, हर जगह औषधियां पड़ी हुई हैं जो मानव जीवन को सुरक्षित रखती हैं। और इस पर बहने वाला जल, नदियों का कल कल ध्वनि से बहता हुआ जल हर समय मानव को जीवन देता है। इसलिए यह किसी भी दृष्टि से, किसी भी प्रकार से अमृत से कम नहीं है। आगे पढ़ते हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। कह रहा है कि आज आवश्यकता है कि हमारे देश के नवयुवक विज्ञान तकनीक का उपयोग करें, उद्यम परिश्रम करें और अपने देश का एक नया इतिहास लिखें। विश्व का सिरमौर बनना है तो हमें तकनीक के साथ चलना होगा और परिश्रम के साथ चलना होगा, तभी हमारा सबका साथ और सबका विकास, पूरे विश्व का कल्याण होगा। इसलिए आज अवसर नवयुवकों से इस बात का आह्वान है कि वह विज्ञान और परिश्रम दोनों का सहारा लेकर के राष्ट्र के इतिहास को गौरवशाली बनाने की कोशिश करें और यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। देखिए ये वर्ड 3-4 शब्दों पर ध्यान दीजिए। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के, कह रहा कि कार्य शुरू कीजिए तो 3 बातों को ध्यान रखिए कि किसी कार्य में परिश्रम लगता है और परिश्रम अगर उत्साह के साथ किया जाए तो उस परिश्रम की गति और बढ़ जाती है। तो परिश्रम करिए तो उत्साह के साथ करिए, क्योंकि उत्साह में बड़ी शक्ति होती है। और परिश्रम कैसा हो, ये नहीं कि शुरू किया और रुक गए, अथक परिश्रम करना हो। ऐसा परिश्रम जो निरंतर चलता रहो, जो थके नहीं, लगातार चलता रहे। समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। नेपोलियन ने भी कहा है, इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन डिक्शनरी ऑफ फूल्स। कहा कि असंभव शब्द जो होता है वह मूर्खों के शब्दकोश की उपज होती है। कोई भी चीज इस संसार में दुर्लभ और असंभव नहीं है। मनुष्य अपने परिश्रम से, अपने उत्साह से
हर दुर्लभ वस्तु को वह सुगमता से संसार को सुलभ करा सकता है। उसके लिए कोई भी ऐसी वस्तु, चाहे वो पाताल में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे वो धरती पर हो, उसका अध्ययन उसके लिए असंभव नहीं है। संघर्ष हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। वह हर चीज का, तथ्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार के कार्यों को वहन करके वह अपनी मातृभूमि की संस्कृति को और क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। मातृभूमि का उन्नयन कर सकता है। मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र उपमंडल प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है कि जिस प्रकार से एक वृक्ष खूब बलिष्ठ हो जाए, उसमें तनाएं आ जाए, खूब हरा भरा हो जाए, लेकिन वृक्ष की सार्थकता केवल इस बात में नहीं है कि वह बड़ा हो जाए और उसकी टहनियां बहुत हो जाए, हरा भरा हो जाए, बल्कि उसकी सफलता इस बात की है कि उस पेड़ पर क्या आ जाए, पुष्प आ जाए और पुष्प पर फल आ जाए। यह उस पेड़ की सफलता है और वही उसकी सफलता का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है। केवल हरा भरा होना ये वृक्ष का, केवल हरा भरा हो जाना वृक्ष की अहमियत नहीं है। उसकी अहमियत तब है कि जब उस पर पुष्प खिले और उस पर फल आए। आशा है कि आपको यह व्याख्या, इसका केंद्रीय तत्व आपको समझ में आ गया होगा। और धरती माता हो सकता है ये पैराग्राफ है, इसके आधार पर मैं आपके सम्मुख और पिछले दिनों जो मैंने पढ़ाया उसके आधार पर मैं आपको गृह कार्य प्रेषित करूंगा। बता चुका हूं कि 2-2 नंबर के एक गद्यावतरण होता है, उस पर 5 प्रश्न आते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से आज हमारा राष्ट्र के स्वरूप के अंतर्गत भूमि नामक उपशीर्षक समाप्त हुआ। अगले दिनों में पुनः जन और संस्कृति, इन 2 तत्वों की व्याख्या करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित होगा। तब तक के लिए हमें धन्यवाद। आपने इसको बहुत ध्यान से सुना होगा, मुझे विश्वास है आपको पसंद। अगर कहीं कुछ न समझ में आए, मेरे व्यक्तिगत फोन नंबर से आप संपर्क कर लें। व्हाट्सएप में जो ग्रुप बना हुआ है उस पर डाल दें, आपका निराकरण हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका खैर।